नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक पर। आज का आपका क्लास होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में एक एक सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिलेक्शन वाली वीडियो होगी। आपके पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 में 50 सवाल आपको यहीं से हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि सीधे इस बार के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके पेपर में यह सवाल देखने को मिलेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। भारतीय वायुसेना दिवस आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही करना। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें तो 4 दिसंबर को आपका नेवी दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में सवाल बनेगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है। याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को हमने बताया कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, यानी कहने का मतलब है कि दिवस से आपके पेपर में एक सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। जैसे में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा सवाल की बात करें तो याद रखना, आपका एक्स्ट्रा सवाल बन सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। चलिएगा, सेकंड नंबर सवाल है जो आपके पेपर में इस सवाल देखने को मिलेगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही करोगे, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? नेपाल। भारत और किस देश के बीच होता है? नेपाल। आप याद रखना। और यहां से पूछता है सैन्य, जैसे में वहां पर पूछता है कि सैन्य अभ्यास ज्यादातर किस देश के साथ होता है? तो होता है भारत और अमेरिका के साथ। आप याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास यानी आर्मी वाला जो अभ्यास होता है वो सबसे ज्यादा किस देश के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। आप याद रखिएगा। लेकिन सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। याद रखिएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में इस बार हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल है कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल सही करोगे। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपका 4 नंबर सवाल है जो आपके पेपर में इस सवाल देखने को मिलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? आपके पेपर में आएगा। जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है वो भारत और किस देश का संयुक्त उपक्रम है? बताओगे आप लोग। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा, भारत और रूस। भारत और क्या हो जाएगा? रूस। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल
सवाल हूबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ स्थित है। आपके पेपर में सवाल आएगा भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल आप सही कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। और जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी नहीं किया है, क्योंकि इसका पेपर आपका 22 और 23 सितंबर को होने वाला, इसका एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है, 22 और 23 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। तो जो बच्चे तैयारी नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा डेली हम आपको इस चैनल पर क्लास करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, जिससे आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। तो आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ये हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल राइट कीजिएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है और उसका शुरुआत जो हुआ था 1954 में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आपके पेपर में आएगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है वंदे मातरम, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। वंदे मातरम के रचयिता हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, आप याद रखिएगा। और वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो 1869 में इसको पहली बार गाया गया था, याद रखिएगा। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, 1869 ईस्वी में गाया गया था, आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा, जनगण मन को कब गाया गया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को गाया था, आपके पेपर में आएगा। जनगण मन को किसने गाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग जवाब देते चलिएगा। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया, 50 में से जो बच्चा 35 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है। और साथ में जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस पर आपको एयरफोर्स लिखकर मैसेज करना है। जैसे ही आप इस नंबर पर एयरफोर्स लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे, ठीक है ना। चलिए, जुड़ने से फायदा क्या होगा, सबसे पहले फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो डेली क्लास होगा वो आपको पहले पता चलेगा, एवं जो नई नई वैकेंसियां आएंगी तो आपको ग्रुप में सबसे पहले बताया जाएगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, आपके पेपर में सवाल आएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, बिल्कुल आप सही करोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल आप सही करोगे, ठीक है। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, आप याद रखिएगा, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके पेपर में सवाल आएगा, सहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, 1920 में, आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, आप याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में, आप याद रखिएगा। चलिए, 11 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, बिल्कुल आप सही करोगे, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, जवाब देते चलोगे मेरे भाई आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा।
और सेकंड पूछेगा तो 1556, और थर्ड पूछेगा तो 1761। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 12 नंबर। 12 नंबर बिल्कुल सही कीजिएगा, लोथल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है, चलिए, जवाब देते चलोगे, आपके पेपर में सवाल आएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपके पेपर में सवाल हुबहू कई बार पूछा जा चुका है। तो अशोक तो होंगे नहीं, बिंदुसार तो होंगे नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य वंश का असली संस्थापक किन्हें माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके पेपर में यह सवाल आएगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ। ठीक है, चलो, और उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुआ था? बोध गया में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, आप याद रखिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? आपके पेपर में सवाल आएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? बाबर ने। बाबर, बाबर आप याद रखोगे। भारत में मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा था? बाबर ने। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध हो जाएगा। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट तक का तारा कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, सातवां। कौन सा स्थान है? सातवां, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सातवां। ठीक है, आपका याद हो गया होगा। पहला आपका कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। पहला कौन सा आएगा साथियों? राजस्थान, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल आएगा, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा? आपके पेपर में आएगा, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, जिसका लंबाई होगा 2525 किलोमीटर। जिसका लंबाई आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? 2525 किलोमीटर। या उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, आपका 20 नंबर सवाल है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, भारत और चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और चीन, भारत और चीन, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील केरल में तो होगा नहीं, ये हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर बी। चिल्का झील किस किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल क्या करोगे? सही करोगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। और एक कहाँ में स्थित है? असम। एक कहाँ में स्थित है? असम। ठीक है, एक कहाँ में स्थित है? असम, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो,
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और यहां से पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप याद रखिएगा। संविधान को बनाने में टोटल समय 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? बिल्कुल आप सही कीजिएगा। भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो बिल्कुल आप सही करेंगे, 6। भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? आपके पेपर में सवाल आ रहा है। बिल्कुल आप सही करोगे, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, याद रखिएगा, 35 साल होना चाहिए, आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, आप याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आपके पेपर में पूछता है नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, आपके पेपर में आएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आप याद रखिएगा। आपके पेपर में आएगा। अगर राज्यसभा के सदस्य रहेगा तो उसका कार्यकाल 6 है, नहीं तो लोकसभा का रहेगा तो 5। चलिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके पेपर में आएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके पेपर में यह सवाल आएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखोगे, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? जवाब देते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सही कीजिएगा। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज, ऑप्शन नंबर दोनों सही कीजिएगा आप लोग, छोटी बड़ी दोनों याद रखिएगा। चलिए, विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? आपके पेपर में सवाल आएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होता है ठोस यानी इस्पात में होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, बल का एसआई मतलब क्या होता है? बल का एसआई मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, न्यूटन। बल का एसआई मतलब क्या होता है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी। बल का एसआई मतलब क्या होता है? न्यूटन। दाब का क्या होता है? पास्कल। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल। आप सभी याद रखिएगा, आप सभी के पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, चलिए, ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? आपके पेपर में सवाल आएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर पर पाए जाते हैं? तो समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? याद रखिएगा, 6 क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए, याद रखिएगा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। चलिए,
आपका आने वाला अगला सवाल है कि ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। आप बताओगे ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पेरिस में। कहाँ में किया गया था, पेरिस में। आप याद रखिएगा कहाँ में किया गया था, पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल राइट कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, हॉकी को। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, आपके पेपर में आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, जिनेवा। चलिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, इसरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो रैम को कहा, सॉरी, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। गिद्धा और बहागड़ा, गिद्धा और बहागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, आपका हो जाएगा पंजाब। गिद्धा और बहागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, पंजाब का। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, आपके पेपर में 45 नंबर का सवाल आएगा, याद रखिएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में। कब हुआ था, 1949 में। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू देखने को मिलेगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, 48 नंबर सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, मुंबई में। चलिए, 49 नंबर आपका सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है, तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। आज का लास्ट सवाल है कि राष्ट्रीय जनगण मन को गाने में कितना समय लगता है, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में बताओगे, 50 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।